हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों 11th क्लास का सिलेबस हमारा पूरा हो चुका है। 12th क्लास हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक? आज का हमारा टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हम बात करेंगे कूलम्ब फोर्स के बारे में और हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इन दो चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ठीक है बच्चों, कूलम्ब फोर्स की बात करते हैं। बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल तो हमें जाने की जरूरत है नहीं। भैया चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो सब तो सीबीएसई की बात है। सीधा हम काम की बात करेंगे, मुद्दे की बात। तो बात करते हैं बेटा कूलम्ब फोर्स की। अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब फोर्स, जब दो चार्ज पार्टिकल्स, पॉइंट पार्टिकल्स Q1 एंड Q2 आर डिस्टेंस दूर होते हैं एक दूसरे से, तो एक दूसरे पर ये फोर्स लगाते हैं। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। Force on 2 because of 1 and force on 1 because of 2. ये बेटा मैग्नीट्यूड में बराबर होगा न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से। और अगर वेक्टर साइन के साथ बात करूं तो डायरेक्शन उल्टी है, तो इसलिए माइनस लगा सकते। अगर वेक्टर लिख रहे केवल मैग्नीट्यूड लिखोगे तो भैया फिर तो बस बराबर लिख दोगे। बट हाउ मच इज दिस फोर्स? फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 या फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 है कितना? इसकी वैल्यू आती है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस बात को। एप्सिलॉन नॉट कहलाता है बेटा परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। Q1 Q2 चार्ज, R इंडिविजुअल डिस्टेंस। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.54 10 to the power -11 और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर बोल सकते हैं इसको। 8.854। यहां पर अगर हम बात करते हैं 1/4πε0 को, इसको हम k से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और k की वैल्यू होती है 9 × 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहां पर मैंने यूनिट जो है वो उल्टी लिख दी है, लेट मी करेक्ट इट। इट इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, उल्टी। तो बेसिकली एप्सिलॉन नॉट कैसे निकला? हमने यहां पर 4π और k से डिवाइड कर दिया, सिंपल सी। दो पार्टिकल के बीच में ये फोर्स लग रहा है। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 is k Q1 Q2 by r square into position of vector of 2 with respect to 1 cap। तो Q1 Q2 पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और ये कौन सी डायरेक्शन है? ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। हालांकि बहुत ज्यादा वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आता नहीं, तो बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। ये वेक्टर फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, मेजर चीज आपके लिए क्या है? k की वैल्यू ये रही और फोर्स की वैल्यू ये रही। व्हाट इफ वी हैव मोर देन 2 चार्ज पार्टिकल? उसके लिए बेटा हम लोग यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
ये क्या चीज है बेटा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग एक चार्ज पार्टिकल जो दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है वो किसी तीसरे चार्ज पार्टिकल की प्रेजेंस या एब्सेंस से इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, फोर्स अप्लाइड बाय अ चार्ज पार्टिकल on the other charged particle is independent of the presence or absence of any other charged particles in the surroundings। क्या मतलब, समझाता हूं आपको क्या मतलब है कि अगर हमारे पास यहां पर Q1 है, यहां पर Q2 है, कुछ इनके बीच में डिस्टेंस R है, हमने यहां पर एक Q3 और ले लिया। Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगाएगा? तो बेटा इसकी वैल्यू वही होगी K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। चाहे यहां पर Q3 हो चाहे Q3 ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अगर इनके बीच का डिस्टेंस है R Q3, तो Q3 जो Q2 पे फोर्स लगाएगा उसकी वैल्यू होगी K Q2 Q3 बाय R Q3 का स्क्वायर। ये एक फोर्स आया Q3 की वजह से और ये एक फोर्स आया Q1 की वजह से। Q1 जो फोर्स लगा रहा, Q3 जो फोर्स लगा रहा, ये एक दूसरे के प्रेजेंस एब्सेंस से इंडिपेंडेंट है। इस फोर्स में Q1 का कोई रोल नहीं, इस फोर्स में Q3 का कोई रोल नहीं। Q2 पे लगने वाला नेट फोर्स इन दोनों का वेक्टर सम करके निकाला जा सकता है। दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब बात करते हैं चार्जेस इन अ मीडियम की। बहुत सारे लोग इसको गलत पढ़ाते हैं बेटा, बहुत सारे लोग इसको गलत पढ़ाते हैं और पूरी कन्विक्शन के साथ गलत पढ़ाते हैं, और आपको भी लगता है कि जो पढ़ाया जा रहा है उसे ही पढ़ाया जा रहा है। लेकिन पूरे लॉजिक के साथ बेटा हम प्रूव करेंगे कि क्या गलत है, क्या इस इंडस्ट्री में गलत पढ़ाया जाता है और क्या सही बात होती है। पूरे लॉजिक से आपको बात करेंगे। देखना बेटा, आप में से भी काफी सारे लोगों को लगेगा कि सर बात तो आप सही कर रहे हैं। तो ये Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच में दूरी है R, एक मीडियम है, एक मीडियम है हमारे पास की परमिटिविटी अब एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन क्या है बेटा? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एक टर्म होते बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। बड़ा आज थोड़ी सी तबीयत खराब है मेरी, तो काइंडली बियर विद मी, थोड़ा सा आराम से बोल रहा हूं मैं, ठीक है, और कोशिश कर रहा हूं जितना लंबा लेक्चर ले सकूं आज मैं लूं। और डोंट वरी, वी हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड टू कीप योर सिलेबस ऑन ट्रैक, ठीक है ना। तो सिलेबस को हम बिल्कुल भी सकने नहीं देंगे, अपनी तरफ से पूरी हम मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी तबीयत मेरी आज नासाज है, थोड़ा सपोर्ट चाहिए होगा आप लोगों का, ठीक है ना। अच्छे से इस लेक्चर को पढ़े, ध्यान से, ठीक है बच्चों, ओके। वापिस आते हैं इस पर। रिलेटिव परमिटिविटी को हम ER से लिखते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी होती है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। रिलेटिव परमिटिविटी को ही हम K, अब ये दूसरा K है, इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज रिलेटिव परमिटिविटी इज एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में आपको?
तो Q1 Q2 पर एक फोर्स लगा रहा। मैं जानना चाहता हूं अगर मैंने इसको मीडियम में डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है या परमिटिविटी एप्सिलॉन है, तो बताना यह है कि भैया अब Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगा रहा होगा। फोर्स ऑन Q2 बाय Q1 कितना होगा? तो काफी सारे बच्चे कहेंगे सर इसका आंसर है 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एप्सिलॉन क्या है बेटा? एप्सिलॉन है K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये बोल लो क्यों भाई? मैं कह रहा हूं गलत है बेटा ये। बेटा दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है बच्चों। दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट, दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कैसा होता था? बेटा मैंने पहले ही आपको बताया कि Q1 Q2 पे जो फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, Q1 Q2 पे जो फोर्स लगाएगा वो किसी और चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, सराउंडिंग में रखे हुए चार्ज में डिपेंड नहीं करेगा। तो मीडियम क्या होता है बच्चा? सराउंडिंग में रखा हुआ मीडियम क्या है बेटा? मीडियम भी तो चार्जेस से ही मिलकर बना है, तो मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा, सराउंडिंग चार्जेस पे डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब Q1 जो Q2 पे फोर्स लगाएगा, मीडियम जो मर्जी हो बेटा, उसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर ही लिखी जाएगी। अब आप कहोगे नहीं सर कुछ तो गड़बड़ है, सर कुछ तो गड़बड़, कुछ तो आप गलत पढ़ा रहे हैं। हमारे स्कूल के टीचर ने पढ़ाया है, यहां तक कि कुछ बुक्स ने भी लिखा है, यहां तक कि हम जिससे ट्यूशन पढ़े थे 11वीं 12वीं में उसने भी हमको बताया है, ठीक है ना, कि जो फोर्स होता है वो ये होता है, नीचे के आ जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देते हैं। बच्चा क्लैरिटी लेकर आओ। Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा वो इतना ही होगा, लेकिन यहां पर एक मीडियम भी फोर्स लगाएगा। तो मीडियम होता है बेटा पोलराइज, इन चार्जेस की प्रेजेंस की वजह से मीडियम हो जाता है पोलराइज। मीडियम के पोलराइजेशन की वजह से इसके चारों तरफ चार्जेस होते हैं इकट्ठा, और उन चार्जेस की प्रेजेंस की वजह से इस पर एक फोर्स लगता है जो इस पे लगने वाले फोर्स को दबाने की करता है कोशिश। तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स पीछे की तरफ हो जाता है, ये फोर्स ऑन टू ड्यू टू मीडियम होता है। Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा वो तो उतना ही है, कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, लेकिन मीडियम ने भी एक फोर्स लगाया और नेट फोर्स को घटा दिया। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन Q2? थोड़ा नेट फोर्स की वैल्यू वो हो जाती है जो आप कह रहे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये नेट फोर्स। डिफरेंस समझ में आ रहा? Q1 Q2 पर तो उतना ही फोर्स लगा रहा, लेकिन मीडियम की वजह से फोर्स घट रहा, कुल फोर्स जो है उतना हो रहा। तो कोई अगर आपसे पूछ ले भैया मीडियम कितना फोर्स लगा रहा है इस पे, तो क्या कहेंगे आप? तो आप कहेंगे फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 माइनस फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ मीडियम बराबर द नेट फोर्स ऑन 2। आ रही बात समझ में? भैया घटेगा नेट फोर्स तभी तो आएगा ना। फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 तो वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मीडियम का निकालना चाह रहे हैं हम फोर्स, और नेट फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। जब डाइलेक्ट्रिक्स में जाऊंगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में और डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिलहाल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक नंबर है, हर मीडियम की इसमें एक वैल्यू होती है, उसको आप रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम भी कह सकते हैं। F2 मीडियम की वैल्यू कितनी आ रही?
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर 1 माइनस 1/K, ये वैल्यू आ रही F2 मीडियम, मतलब फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ मीडियम की वैल्यू ये आ रही। इतना फोर्स मीडियम का उसके ऊपर लग रहा होगा, इसलिए नेट फोर्स बेटा घट रहा होगा, और घट के नेट फोर्स इतना आ रहा। मीडियम जो फोर्स लगा रहा है ना, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो फोर्स लगाता है, उसके पीछे एक फिनोमिना छुपा होता है जिसका नाम होता है क्या, उसका नाम होता है पोलराइजेशन। तो ये गहराई वाली बातें हैं, सारी बातें लोग बताते नहीं हैं आपको, तो हम छुपाएंगे नहीं, हम तो आपको बताएंगे भैया, हम तो रेवोल्यूशन लेकर आए हैं आपको, हम सब कुछ बताएंगे आपको, कुछ भी नहीं छुपाएंगे बेटा, सब कुछ बताएंगे आपको। बिकॉज प्रयास इज नॉट अ बैच, प्रयास इज मोशन। ठीक है ठीक है, बहुत सारे बैच हो गए हमारे पास, 3-3 बैच हम पढ़ा रहे हैं, डेली के 3-3 लेक्चर्स हमको तैयार करने पड़ते हैं, पढ़ाने पड़ते हैं ना, 3 से 4 घंटे की रिकॉर्डिंग डेली बेसिस पर हम कर रहे हैं, ठीक है ना। बट प्रयास मेरा फेवरेट है मेरा फेवरेट बैच प्रयास, कुछ अलग रिश्ता है प्रयास के बैच के साथ। पहला बैच जो मुझे मिला फिजिक्स वाला में, दैट वाज प्रयास। शुरुआत करी मैंने अपनी इस डिजिटल जर्नी की विद प्रयास बैच, तो प्रयास इज, चलो बढ़ते हैं बेटा आगे और बात करते हैं, हम आगे की चर्चा करते हैं और आगे। हमने कहा लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। आपके सामने 2 सिनेरियो आ रहे हैं, एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड लेंथ ए का, यहां पर एक चार्ज Q रखा है, यहां पर बेटा चार्ज Q रखा है, यहां पर चार्ज -Q रखा है। तो हम जानना चाहते हैं ये अगर A है, ये अगर B है, ये अगर C है, तो फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज placed at point A and point B, point C, B और A तो सेम ही है। A पॉइंट पे नेट फोर्स कितना लग रहा और C पॉइंट पे नेट फोर्स कितना लग रहा, ये आपको बताना। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ट्राई करना है आपको, पॉज एंड ट्राई, पॉज एंड ट्राई, पॉज एंड ट्राई, पॉज एंड अटेम्प्ट करिए बेटा इसको। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड लेंथ ए है, ये चार्ज Q इस चार्ज Q को रिपेल कर रहा होगा ऐसे, ये चार्ज Q इस चार्ज Q को अट्रैक्ट कर रहा होगा ऐसे। ये एंगल 60 डिग्री का है, तो इनका एंगल होगा 120 डिग्री का, 120 डिग्री आ गया। ये Q चार्ज जो फोर्स लगा रहा वो है KQ²/A², ये जो फोर्स लगा रहा है ये भी है KQ²/A²। इनका जो रिजल्टेंट होगा I'm sorry बच्चा, चढ़ती ठंड और उतरती ठंड दोनों ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि इस टाइम पर हम लोग कैजुअल हो जाते हैं, सीरियसली नहीं लेते, इसलिए चढ़ती ठंड और उतरती ठंड ज्यादा खतरनाक। कुछ दिन हुए हमें लगा कि भैया सर्दी चली गई, गर्मी आ गई, भी कैजुअल हो गए बस ठंड पकड़ लिए, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बट डोंट वरी, इट्स नॉट अ कोविड, कोविड के कोई सिम्टम्स नहीं है, ठीक है ना, सो इट्स होप इट्स नॉट कोविड चलिए, स्मॉल कोल्ड बट स्नीजिंग हो रही है, एंड जो कोल्ड के साइड इफेक्ट्स हैं वो तो हो ही रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे, चलते हैं आगे, आप लोगों के लिए हम पढ़ाते रहेंगे आखिरी सांस तक। तो ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री, तो बेटा इसके जो 2 कंपोनेंट बनेंगे,
एक कंपाउंड ऊपर बनेगा, एक कंपाउंड राइट में बनेगा, एक कंपाउंड नीचे बनेगा, एक कंपाउंड राइट में बनेगा, राइट वाले ऐड होंगे, ये वाले कैंसिल होने वाले हैं। सिमेट्री से आप देख सकते हैं एंगल है 60 डिग्री। तो ये है हमारे पास के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉस 60, ये भी इतना ही है बाय ए स्क्वायर कॉस 60। मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो नेट फोर्स ऑन ए इज के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉस 60 मल्टीप्लाई बाय 2, बट कॉस 60 होता है 1/2, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आएगा कितना 1 ही आ जाएगा। ये वैल्यू हमको मिल गई, बहुत बढ़िया। चलो अब बात करते हैं सी पे रखे गए पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स की। तो ये क्यू इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये वाला क्यू भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, इनके बीच में 60 डिग्री का एंगल होगा, रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा, √3 टाइम्स रिजल्टेंट हो जाएगा। अगर ये एफ है, ये एफ है, तो रिजल्टेंट √3 एफ आएगा। फिर ये क्या कर दियो इतनी जल्दी जल्दी, समझ में नहीं आया। शॉर्टकट्स है बेटा, याद रखो क्या शॉर्टकट्स, क्या शॉर्टकट्स। अगर ए 120 रिजल्टेंट भी ए ही होगा, के क्यू बाय ए स्क्वायर, के क्यू बाय ए स्क्वायर 120, एफ नेट भी के क्यू बाय ए स्क्वायर। अगर ए हमारे पास है, ए हमारे पास है 90, ए नेट याद कर डालो, याद कर ए ए ए ए नेट √3a होगा अगर ये एंगल 60 डिग्री होता है। तो मैंने कहा कि ये भी एफ और ये भी एफ, तो 60 डिग्री का एंगल है, तो √3f और एफ की वैल्यू तो वही है के क्यू स्क्वायर बाय, सिंपल ऐसे निकाल सकते हैं। चार्ज क्यू मास एम, लेंथ एल, एंगल थीटा फाइंड एम, तो नहीं। तो हमने कहा कि हम बनाएंगे एफ डी, यहां लग रहा एम जी, यहां लग रहा टेंशन, हमें निकालना पड़ेगा ये डिस्टेंस। तो ये एल कॉस थीटा, ये होगा एल साइन थीटा, थीटा के साथ वाला बड़ा कॉस थीटा कंपाउंड होता है, दूसरा वाला साइन थीटा होता है, ये भी होगा एल साइन थीटा। तो फोर्स लग रहा बनेगा के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 2l साइन थीटा का स्क्वायर। टेंशन के होंगे दो टुकड़े, t cos थीटा बराबर होगा बेटा mg के, एंड t साइन थीटा के क्यू स्क्वायर 4l स्क्वायर साइन। दोनों को बेटा हम डिवाइड कर देंगे तो t और t कट जाएगा, एंड वी विल हैव tan थीटा बराबर के क्यू स्क्वायर 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यू ऑफ m विल बी के क्यू स्क्वायर 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा mg इंटू tan थीटा। अगर दोनों तरफ चार्जेस अलग अलग होते, Q1 Q2 होता, तो ये एंगल अलग होता कि सेम होता? अगर दोनों तरफ चार्जेस अलग अलग होते, Q1 Q2 होता, तो एंगल सेम होता कि अलग होता? बेटा एंगल सेम आता, तब भी इनका एंगल बेटा सेम आता। सेम क्यों आता बेटा? एंगल सेम इसलिए आता क्योंकि
जो ये वाला फोर्स है दोनों पर वो बराबर लगता है, क्योंकि फोर्स जो है वो Q1 Q2 के प्रोडक्ट में डिपेंड करता है। अगर मास अलग अलग कर देते तब ये नीचे ऊपर करने की कोशिश करता, चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती। तो मासेस बराबर है तो बेटा दोनों एंगल हमारे बराबर रहने वाले, तो आपको ध्यान रखना। ठीक है बच्चा लोग, समझ गए? अगला क्वेश्चन करें। हमने 2 पार्टिकल्स को टांगा है, हम 3 पार्टिकल्स को भी टांग सकते हैं। एक पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर आपका बन सकता है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपका जो है पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर बन सकता है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा होगा और उसके तीनों कॉर्नर से तारनेज जो है वो टंगे हुए। इमेजिन करना पड़ेगा आपको, यहां पर जो सेंट्रॉइड होगा ना उसके बिल्कुल ऊपर आपका स्ट्रक्चर जाने वाला है। तो इमेजिनेशन बेस्ड हो जाएगा आपकी सारी कहानी। यहां पे और यहां पे, अगर यहां पर मास m, यहां पर भी मास m, यहां पर भी मास m, यहां पर चार्ज q, यहां पर चार्ज q और यहां पर भी चार्ज q आपके पास है, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में बेटा ये एक तरीके से बना हुआ है, तो ये तीनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। किसी भी एक चार्ज के ऊपर अगर ये साइड लेंथ हमने a मान ली, किसी भी एक चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स ऐसे बीचों बीच रहेगा इसके, ऐसे बीचों बीच रहेगा इसके, और उसकी वैल्यू बेटा √3 टाइम्स के Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर के बराबर हो जाए। अब अगर हमने धागे की लेंथ L मान ली है, मान लेते हैं धागे की लेंथ जो है मान ली, और हम कह रहे हैं कि धागा जो वर्टिकल से एंगल थीटा बना रहा है, तो धागे में लगने वाले टेंशन के 2 टुकड़े होंगे, और t cos थीटा की वैल्यू को हम mg के बराबर कर देंगे और t sin थीटा की वैल्यू को हम बराबर करेंगे किसके, √3 AQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर के बराबर कर देंगे। तो अगर आपने यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये वाला एंगल है ना, ये थीटा एक तरीके से हम कह रहे हैं। थोड़ा 3D में चला जाएगा बेटा, एडवांस के लेवल पर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जहां पर बहुत इमेजिनेशन की आपको जरूरत पड़े। तो आप जमीन के ऊपर एक ट्रायंगल बनाओ, उसके सेंट्राइड से एक पॉइंट ऊपर लेकर आओ, वहां से आप चीजें इमेजिन करोगे तो आपको दिख जाएगा कि मैं यहां पर क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें बेटा आप लोगों की इमेजिनेशन काम करेगी, इमेजिनेशन यहां पर काम करेगी। तो फ्रॉम हियर आई कैन से tan थीटा √2 KQ स्क्वायर बाय mg A स्क्वायर, ये हम कह सकते हैं tan थीटा की वैल्यू हम ये कह सकते हैं। और इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल तो 90 होगा, ये L cos थीटा और ये L sin थीटा हो जाएगा हमारे। और अगर हम देखें, हमें ये लेंथ भी निकालनी पड़ सकती है, मतलब डिपेंड करता है हमें आंसर A की टर्म में देना है कि L की टर्म में देना है। अगर मान लिया क्वेश्चन बोला भैया मास m निकाल दो, A की टर्म में निकाल दो, तो A की टर्म में निकालने में कोई दिक्कत है ही नहीं, A की टर्म में तो आंसर आ ही गया, सिंपल सी बात। लेकिन क्वेश्चन अगर L की टर्म में कह दे तो L की टर्म में कैसे निकलेगा? तो देखो बेटा, अगर आपके पास ये एक ट्रायंगल है, ये साइड लेंथ A, ये साइड लेंथ A, ये साइड लेंथ A, ये सेंट्रोइड, तो ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा, ये डिस्टेंस कितना होगा, पहले डिस्टेंस बताओ। तो हम कहेंगे हमने यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये डिस्टेंस a/2 है, ये एंगल 30 डिग्री का है, ये x है, तो हम बोलेंगे x cos 30 बराबर a/2। x की वैल्यू आएगी a/√3, मतलब तो ये डिस्टेंस है ना बेटा, ये है a/√3, ये वाला डिस्टेंस।
ए बाय रूट 3, अलग रंग में दिखाता हूं आपको, ये है ए बाय रूट 3। ये एल हमारे पास है, ये ए बाय रूट 3 हमारे पास है। इस ट्राइंगल में देखा जाए तो हम बोलेंगे एल साइन थीटा बराबर ए बाय रूट 3 है, तो एल की वैल्यू आ रही ए बाय रूट 3 साइन थीटा के बराबर, या ए की वैल्यू हम ले सकते हैं रूट 3 एल साइन थीटा के बराबर, ए की वैल्यू ले सकते हैं ए बराबर रूट 3 एल साइन थीटा। जहां पर ए है वहां पर ये रिप्लेस कर देंगे, तो वहां पर हम एल के टर्म में भी अपने आंसर को निकाल पाए। बट अगेन क्वेश्चन इज गोइंग टू बी टफ, इमेजिनेशन लग रही है, 3 दिन यहाँ की चीजें रखी हुई हैं, समझना ध्यान रखना मुश्किल हो सकता है। एग्जाम के प्रेशर में ऐसा क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल अपने आप ही हो सकता है, हाथ कांप रहे होते, समय होता नहीं है, क्या करें क्या ना करें, दिमाग बहुत चलाना पड़ता है, दिक्कत हो जाती है। बट ऐसे क्वेश्चन आपको कंसिडर करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स बेटा 2 पार्टिकल्स के बीच में हो, 3 पार्टिकल्स के बीच में हो, 10 पार्टिकल के बीच में हो, आप निकाल सकते हो, लगा सकते हो, कोई ऐसी परेशानी वाली बात ज्यादा है नहीं। थोड़ी सी अब यहां पर बेटा मैं बात करता हूं आपके साथ, थोड़ी सी मैं आपसे बात करता हूं बेटा अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्वेश्चन भी देखेंगे बेटा। दूर से जब फोर्स लगने लगा तो लोगों ने कहा भैया कुछ तो है, फोर्स लगा रहा। तो अगर हमारे पास एक सोर्स चार्ज है जिसकी वजह से पैदा होने वाली हम फील्ड देखना चाह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि ये सोर्स चार्ज जब बना तो इसने पूरे ब्रह्मांड में चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड नामक चीज क्रिएट कर दी, जिसको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं अगर हमारे पास चार्ज है तो। तो चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड नामक चीज क्रिएट करके रखी हुई है यहाँ पर, ठीक है, चारों तरफ। इसको कोई चार्ज फील कर सकता है, मतलब अगर मैंने यहां पर एक चार्ज Q0 रख दिया, let me call this as a test charge, and this test charge will feel its force and that force is Q0 into E। तो पहली बात तो फोर्स और फील्ड के बीच में रिलेशन मालूम पड़ गया आपको, तो E is force experienced by test charge per unit test charge। और दूसरी बात, हम जब फील्ड निकालने के लिए टेस्ट चार्ज लेते हैं ना, तो हम इस टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा लेते हैं, छोटा इसलिए लेते हैं ताकि ये सोर्स चार्ज की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज ना कर दे, इलेक्ट्रॉन्स आराम से मूव अराउंड हो सकते हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि ये सोर्स चार्ज की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बदले। इसके लिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि यहां पर चार्ज Q0 रखा तो इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ना बदले, तो इसीलिए हमने ये बात लिखी, E is equals to limit Q0 tending to 0 F by Q0 is the electric field, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे सामने आ चुकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिमिट Q0 टेंडिंग टू 0 F by Q0 हमको मिल चुकी, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, हमने एक पॉइंट चार्ज क्यों लिया, r डिस्टेंस दूर हम यहां पर फील्ड निकालना चाह रहे, हमने कहा कि यहां पर एक टेस्ट चार्ज Q0 लो, देखो इसे कितना फोर्स लग रहा, तो इस पर फोर्स लग रहा K Q0 by r स्क्वायर, इतना फोर्स लग रहा K Q0 by r स्क्वायर, इतना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। अगर फोर्स लग रहा है K Q0 by r स्क्वायर, अगर फोर्स लग रहा है K Q0 by r स्क्वायर, ठीक है, तो फील्ड हो जाएगी फोर्स अपॉन चार्ज नॉट, तो फोर्स हमारे पास है K Q0 by r स्क्वायर,
और इसको Q0 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमको फील्ड। तो सिंपल सी बात ये आ रही कि जो फील्ड है एक पॉइंट चार्ज के द्वारा वो कितनी है, वो है KQ/R²। अगर चार्ज नेगेटिव हो तो मुझे क्या फील्ड माइनस KQ/R² लिखनी है? नहीं, फील्ड नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती, उसकी डायरेक्शन नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है, वो भी तब जब आप केवल दो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, अदरवाइज तो आपको आई कैप जे कैप लिखना है। क्या मैं कहना चाहता हूं, बहुत सिंपल सी बात मैं कह रहा, आपको ऐसे नहीं सोचना है कि पॉजिटिव चार्ज क्रिएट्स पॉजिटिव फील्ड, नेगेटिव चार्ज क्रिएट्स नेगेटिव फील्ड्स। नो, आपको यह सोचना है कि पॉजिटिव चार्ज क्रिएट्स फील्ड away from it and negative charge creates field towards it। नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ फील्ड क्रिएट करता है, पॉजिटिव चार्ज अपने से दूर जाते हुए फील्ड क्रिएट करता है। और दूसरी बात आपको यह सोचनी है कि अगर हमारे पास कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और हमने वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइज अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के उल्टा लगेगा। फोर्स में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता बेटा, उसकी डायरेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव होती है। क्या आइकन लिखा मैं लिख सकता हूं, अगर आप एरो डाल के फोर्स दिखा रहे हो तो फोर्स को लिखोगे, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट्स अ फील्ड अवे फ्रॉम इट, इफ यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज, इसका फील्ड देखना चाह रहे हैं आप तो r डिस्टेंस दूर अवे फ्रॉम इट KQ/R² लिखोगे। नेगेटिव चार्ज आपके पास है, इसका फील्ड देखना चाह रहे हैं आप r डिस्टेंस दूर, तो आप इसकी तरफ जाता हुआ KQ/R² लिखोगे। नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम इट। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी बात आपसे पूछता हूं, दो चार्ज है, प्लस Q चार्ज एक माइनस Q, सेंटर पे कितना फील्ड होगा बच्चों? ये R ये R/2 सेंटर पे कितना फील्ड होगा बच्चों? एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, माइनस Q है, ये माइनस Q है। सेंटर में कितना फील्ड होगा? तो जो बच्चा सोच रहा कि पॉजिटिव चार्ज क्रिएट्स अ पॉजिटिव फील्ड, नेगेटिव चार्ज क्रिएट्स अ नेगेटिव, और उसको लगेगा नेट फील्ड कितना होगा? जीरो। पॉजिटिव नेगेटिव फील्ड मिलकर होगा जीरो, लेकिन नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट्स अ फील्ड अवे फ्रॉम इट, अवे फ्रॉम इट, अपने से दूर जाते हैं। कुछ बच्चों का मैं बहुत ही बेसिक बात कर रहा हूं, लेकिन बच्चे गलती करते हैं ऐसे, आई नो। हाँ तो बेटा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट्स अ फील्ड टुवर्ड्स इट, तो नेगेटिव चार्ज भी इधर फील्ड क्रिएट कर रहा, पॉजिटिव चार्ज भी इधर फील्ड क्रिएट कर रहा, दोनों ही इधर फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा बेटा? जुड़ जाएगा। और जो नेट फील्ड आएगा वो कितना आएगा बेटा? KQ/R/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 4KQ/R/2 का स्क्वायर, मतलब 4KQ/4 इनफैक्ट 8 आएगा, 2 से हमने और मल्टीप्लाई करा, 8KQ/R² करिए बना। दैट इज द फील्ड एट द सेंटर। सेंटर पर फील्ड जीरो नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कहां पर फील्ड जीरो होगी। अगर ये निकालने की कोशिश मैं करूं तो क्या मैं कर सकता हूं? नेट फील्ड जहां पर जीरो होती है बेटा उसको बोलते हैं नल पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा? नल पॉइंट बोलते हैं उसको, ठीक। तो मैंने कहा कि देखो यहां पर चार्ज है Q1, यहां पर चार्ज है Q2, डिस्टेंस है R, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज। मैं जानना चाहता हूं कहां पर नल पॉइंट होगा इसका। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम Q1। Q1 से नल पॉइंट का डिस्टेंस बताना है आपको, Q1 से नल पॉइंट का डिस्टेंस बताना है आपको। तो मैंने कहा कि मान लिया कि यहां से x डिस्टेंस दूर नल पॉइंट है, इस पॉइंट को A कह दिया, यहां पर फील्ड जीरो है। फील्ड जीरो होने का मतलब कि Q1 से जो फील्ड बन रही, Q2 से जो फील्ड बन रही, दोनों उल्टी बनेगी, क्योंकि दोनों ही अवे फ्रॉम द इट क्रिएट कर रहे होंगे। नेट फील्ड हमको जीरो करना है। Q1 की वजह से फील्ड होगी KQ1/x का स्क्वायर, K2 की वजह से फील्ड होगी KQ2/R-x का स्क्वायर। K और K कट जाएगा, √Q1/x आएगा, √Q2/R-x आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा हम यहां पर इसको, R-x √Q1 √Q2 इंटू x लिखा जाएगा, x की वैल्यू आएगी √Q1 इंटू R डिवाइड बाय √1 प्लस √Q2 के बराबर ये x
बेटा याद करना है आपको, Q1 का कौन सा है, कहां से डिस्टेंस है, x Q1 से ही है। जहां से डिस्टेंस देख रहे उसका रूट ऊपर आएगा, जहां से डिस्टेंस देख रहे उसका रूट ऊपर आएगा। आपको ये फॉर्मूला करना है याद, आपको ये फॉर्मूला करना है याद। अब इसके बाद इसके कुछ वेरिएशंस में आपको मैं दूंगा, बट फिलहाल आपको ये फॉर्मूला करना है याद। फॉर्मूला है √Q1R डिवाइड बाय √Q1 प्लस √Q। अगला क्वेश्चन ये आता है कि नल पॉइंट पर ऐसा कौन सा चार्ज रखा जाए कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर Q1 हमारे पास, यहां पर डिस्टेंस आ भैया, दोनों रिपेल करेंगे ना एक दूसरे को, तो छोड़ेंगे तो दोनों भागेंगे, छोड़ेंगे तो दोनों भागेंगे। दे आर नॉट इन इक्विलिब्रियम, दे आर नॉट इन इक्विलिब्रियम। यहां कहीं पर नल पॉइंट है, यहां कहीं पर नल पॉइंट है बेटा। नल पॉइंट का मतलब यहां पर नेट फील्ड जीरो है, यहां पर नेट फील्ड जीरो है। यहां पर नेट फील्ड जीरो होने का मतलब क्या हुआ, यहां पर नेट फील्ड जीरो होने का मतलब है कि यहां पर जो भी रखोगे वो तो रुका रहेगा, क्योंकि दोनों की फील्ड मिलाकर जीरो है, दोनों का फोर्स बराबर रहेगा, उसमें कट जाएगा फोर्स। लेकिन यहां पर अगर आपने एक चार्ज क्यों रख दिया, तो वो ये तो फोर्स लगा ही रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा हो। मान लें मैंने यहां पर नेगेटिव चार्ज रखा, तो जो Q2 है इसको इधर फोर्स लगाएगा और Q1 माइनस Q इसको इधर फोर्स लगाएगा, हो सकता है नेट फील्ड जीरो हो जाए। तो मुझे वो चार्ज ढूंढना है, वो चार्ज ढूंढना है ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। फाइंड द चार्ज that should be placed at the null point so that the whole system comes in equilibrium, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। ऐसा लोकेशन आपको ढूंढ के बताना है। फाइंड दैट लोकेशन, सॉरी फाइंड दैट चार्ज जिससे पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो मैंने कहा कि मान लिया मैंने यहां पर एक चार्ज माइनस Q रख दिया, तो मुझे क्या करना है, मुझे Q1 को इक्विलिब्रियम में ले आता हूं मैं। Q तो इक्विलिब्रियम में है ही, Q1 भी इक्विलिब्रियम में आ गया, तो Q2 अपने आप ही इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अगर Q2 की वजह से इन पर नेट फोर्स जीरो है, तो इनकी वजह से भी नेट फोर्स Q2 पे जीरो आने वाला है। ठीक, तो Q1 की वजह से Q1 के ऊपर Q2 का फोर्स K Q2 बाय R स्क्वायर, Q1 के ऊपर माइनस Q का फोर्स K Q1Q डिवाइड बाय इस डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना है बेटा, √Q1 R डिवाइड बाय √Q1 प्लस √Q2। सर ये कहां से आ रहा है, ये कहां से आ रहा है डिस्टेंस? अरे भैया शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, अब निकाला था हमने नल पॉइंट डिस्टेंस। सॉल्व करेंगे इसको तो K1 कटता हुआ हमें दिख रहा है यहां पर, और R स्क्वायर से R स्क्वायर कटता हुआ दिख रहा, तो Q1Q2 डिवाइड बाय √Q1 प्लस √Q2 का होल स्क्वायर नहीं आएगा, बीच वाले का स्क्वायर खाली। ये Q है, अब माइनस Q रखना पड़ेगा, वो आपको देखना है कि भैया माइनस Q रखना है तो माइनस रख देना यहां पर। मोटी मोटी बातें समझते हैं, मोटी मोटी बातें, नोट्स। अगर दो चार्जेस आपने लिए तो दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं, नल पॉइंट रास्ते में कहीं पर होगा, Q1 से दूरी होगी √Q1 R डिवाइड बाय √Q1 प्लस √Q2। यहां जो चार्ज रखना पड़ेगा बेटा वो नेगेटिव रखना पड़ेगा, माइनस Q की वैल्यू होगी माइनस Q1Q2 डिवाइड बाय √Q1 प्लस √Q2। एग्जैक्टली सेम चीज रहेगी अगर दोनों चार्जेस नेगेटिव भी होंगे, लेकिन डिफरेंस है कि नेगेटिव की जगह पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या मतलब इसका, अगर मैंने यहां पर Q1 रखा, माइनस Q1 रखा, यहां पर माइनस Q1 रखा, नल पॉइंट की दूरी बेटा वही बनी रहेगी, जो यहां पर दूरी थी वही दूरी यहां पर भी आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके अंदर। बस यहां पर हमें पॉजिटिव Q रखना पड़ेगा, माइनस Q नहीं है। पॉजिटिव Q की वैल्यू भी बेटा वही रहेगी जो आपके पास यहां पर थी, कोई फर्क उसमें नहीं आने वाला। दोनों पॉजिटिव चार्जेस तो नेगेटिव चार्ज, दोनों नेगेटिव चार्जेस तो पॉजिटिव चार्ज। आई बात समझ में?
लेकिन अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है Q1 और दूसरा नेगेटिव चार्ज है Q2, तो नल पॉइंट जो होगा ना वो लाइन के अंदर नहीं मिलेगा, लाइन के बाहर मिलेगा, और जो छोटा चार्ज होगा उसके नजदीक होगा। तो मैं कह रहा कि मान लेते हैं कि Q1 छोटा है Q2 से, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हम, जब भी चार्जेस को कंपेयर करेंगे उनके मैग्नीट्यूड को कंपेयर करेंगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज बड़ा होता है कि प्रोटॉन का चार्ज बड़ा होता है? दोनों का चार्ज बराबर होता है। माइनस का मतलब वो नहीं कि वो कमजोर है, उसका नेचर माइनस वाला है, उसका नेचर अलग है, लेकिन दोनों का इंपैक्ट बराबर है। तो माइनस प्लस को कंपेयर नहीं करते हैं, कभी कंपेयर करते हैं चार्जेस को। ठीक, तो मैंने कहा कि लाइन के बाहर मिलेगा नल पॉइंट, लाइन के बाहर मिलेगा नल पॉइंट, और छोटे चार्ज के नजदीक मिलेगा, नियर टू द स्मॉलर चार्ज, नियर टू स्मॉलर चार्ज, नियर टू स्मॉलर चार्ज। यहां पर जो चार्ज आएगा उसका साइन क्या होगा? साइन ऑफ Q विल बी सेम एज साइन ऑफ बिगर चार्ज। बड़े चार्ज का जो साइन है वही इस Q का साइन होगा। तो Q1 Q2 में से जो बड़ा चार्ज है उसका साइन होगा। अगर मैंने इस केस में Q2 को बड़ा माना तो इसका चार्ज जो है नेगेटिव रखना पड़ेगा, बड़े चार्ज का साइन यहां पे आएगा, पहली बात। दूसरी बात, Q1 से दूरी कितनी होगी? तो बेटा फॉर्मूला रहेगा √Q1R डिवाइड बाय √Q1 माइनस √Q2 का मॉड डाल दी, बड़ा खड़ा हो देगा, प्लस की जगह पर बेटा माइनस आ जाएगा, तो ध्यान रखना साहब, लाइन के बाहर प्लस की जगह पे माइनस, छोटे चार्ज के नजदीक, ये बातें आपको समझ जानी है। ठीक है, बस अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो लाइन के बाहर आएगा, खत्म बात। अपोजिट चार्जेस है लाइन के बाहर आएगा, खत्म बात। ठीक है, अब बेटा मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, वो क्वेश्चन आप लोगों को लगाने हैं। ठीक है, आज हम इससे आगे अभी कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देके जाऊंगा, वो क्वेश्चंस आप लगा लेना। ठीक है, ओके, इसके आगे हम अगली क्लास में करेंगे। क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, क्वेश्चंस आप लगाओ, डिस्कस करेंगे हम अगली क्लास के। तो हमने कहा कि मान लिया हमारे पास एक चार्ज Q है, एक चार्ज 4Q है, इनके बीच में डिस्टेंस R है। करना क्या है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम द लेफ्ट चार्ज। जो भी चार्ज लेफ्ट में है उससे डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, पहला। दूसरा, फाइंड द चार्ज that should be placed at null point for the whole system पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम लाने के लिए, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए कितना चार्ज आपको नल पॉइंट पे रखना पड़ेगा। ठीक है, दो आपके पास दो चार्ज मैंने यहां पर दिए, अगला केस देखते हैं, -4Q -60। अगला केस देखते हैं, 3Q -9Q। अगला केस देखते हैं, -9Q ठीक है, चार क्वेश्चन दिए मैंने आपको, 1 2 3 4। इन चारों को आपको बनाना है बेटा, टेलीग्राम पे अपने आंसर लिख देना बेटा, मैच करना आपस में। अगली क्लास में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर मैं आपको देके जा रहा हूं। देखो, मान लिया कि घड़ी हमारे पास है, तबियत खराब और सर्कल भी ढंग से नहीं होता, यहां चार्ज 12Q रखा है, यहां चार्ज Q रखा है, यहां 2Q रखा है, यहाँ 3Q रखा है, यहाँ 4Q रखा है, यहाँ 5Q रखा है, यहाँ 6Q रखा है, 7Q है, 9 10Q है, 11Q है, और बेटा ये R डिस्टेंस हमारे पास है। हम जानना चाहते हैं कि जो सेंटर है इस पर नेट फील्ड कितनी है।
नेट फील्ड एट सेंटर कितना है ये आपको बताना है, फाइंड नेट फील्ड एट सेंटर। बेटा तो कुछ क्वेश्चंस हैं मैंने दिए, अगली क्लास में और भी क्वेश्चन बेटा हम लोग देखेंगे, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा, ठीक है। होपफुली कल मेरी तबीयत ठीक हो जाए तो आगे हम लोग कवर करेंगे इसके आगे और क्वेश्चन। पढ़ते रहिए, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। मिलेंगे अगली क्लास में। टाटा।